एक सवाल है जो शायद किसी के मन में आया हो। जापान, जो हमारा दोस्त है, वो चुपचाप एक के बाद एक भारतीय कंपनियों को क्यों खरीदता जा रहा है? हम तो इसे तरक्की का नाम दे रहे हैं ना, पर क्या ये वाकई में सिर्फ ग्रोथ है या फिर ये किसी कंट्रोल की शुरुआत है? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक आखिर क्यों बिना किसी शोर शराबे के भारत के सबसे अहम, सबसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में अरबों डॉलर डाल रहा है? तो बात शुरू करते हैं एक खामोश निवेश से। आपको याद होगा 29 जून 2020 का दिन, जब भारत ने करीब 300 चीनी कंपनियों पर बैन लगाया था। हर तरफ बस यही खबर थी, यही हेडलाइन थी। लेकिन उसी दौरान पर्दे के पीछे एक और देश था जो बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी हंगामे के हमारी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहा था। और वो देश था जापान। और ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। जरा देखिए, जापान का फुटप्रिंट भारत में कितना गहरा है। आज वो भारत का चौथा सबसे बड़ा एफडीआई कंट्रीब्यूटर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये निवेश पिछले कुछ सालों में पता है कितना? 11 गुना बढ़ा है। सोचिए, बैंकिंग, आईटी, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भारत का ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है जहां जापान का पैसा ना लगा हो। और तो और फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप्स जिन्हें हम और आप एकदम भारतीय समझते हैं, उनमें भी जापानी कंपनियों का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिटोर लेना जरूरी है, एक आर्थिक भूत की कहानी। देखिए, किसी भी विदेशी निवेश को पूरी तरह समझने के लिए उसके खतरों को जानना भी उतना ही जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे डरावना उदाहरण है 1998 का इंडोनेशियाई संकट। हुआ ये कि 1997 में एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ। विदेशी निवेशकों ने इंडोनेशिया से सिर्फ 11 बिलियन डॉलर निकाले। ज्यादा नहीं लगता है ना? पर इसका असर देखिए। देखते ही देखते इंडोनेशिया की करेंसी रुपया 80% तक टूट गई। कुछ ही महीनों के अंदर महंगाई 65% के पार चली गई। बैंक फेल हो गए, कंपनियां दिवालिया हो गईं और पूरे देश में सड़कों पर हिंसक दंगे भड़क उठे। रातों रात लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई स्वाहा हो गई। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये एक इंसानी त्रासदी थी। 1998 के जकार्ता दंगों के एक विक्टिम ने बताया था, और ये शब्द सुनिए, मैंने खुद को नौकरानी के टॉयलेट में छिपा लिया क्योंकि मैं बस अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहती थी। ये एक लाइन ही काफी है ये समझाने के लिए कि विदेशी पैसे पर हद से ज्यादा निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। तो अब वापस आते हैं जापान पर। और सवाल ये है कि आखिर जापान ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों वो अपना इतना सारा पैसा भारत में लगा रहा है? इसका जवाब पता है कहाँ है? इसका जवाब जापान के अंदर ही छिपा है। वहाँ के जो आर्थिक हालात है ना, वो उसे अपनी पूंजी देश से बाहर भेजने पर मजबूर कर रहे हैं। इस चार्ट पर जरा गौर कीजिए। ये है जापान का स्टॉक मार्केट, निक्केई। अब कल्पना कीजिए, अगर किसी ने 1989 में, जब ये मार्केट अपने पीक पर था, तब पैसा लगाया होता, तो उसे सिर्फ अपना मूल पैसा वापस पाने में, ब्रेक इवन होने में ही पूरे 30 साल लग जाते। मुनाफे की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब समझ सकते हैं इस एक घटना ने वहां के घरेलू निवेशकों का भरोसा कैसे तोड़ा होगा। असल में जापान एक बहुत ही अजीब आर्थिक समस्या में फंसा हुआ है, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन। अब ये है क्या? ये एक ऐसा खतरनाक साइकिल है जहां लोगों को लगता है कि अरे, आज क्यों खरीदें, कल तो चीजें और सस्ती हो जाएंगी, और वो अपना खर्चा टाल देते हैं। जब कोई कुछ खरीदता ही नहीं तो डिमांड घट जाती है, डिमांड घटती है तो कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता है, और जब मुनाफा नहीं होता तो वो सैलरी भी नहीं बढ़ाते। मतलब पूरा का पूरा चक्र रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे अर्थव्यवस्था का जो फ्लाईव्हील है वो एकदम जैम हो गया है। और इस आर्थिक जाम को आप कह सकते हैं और बदतर बना रही है जापान की तेजी से बूढ़ी होती आबादी। आज जापान की करीब 30% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की है। अब सोचिए, जब देश में युवा ही नहीं होंगे, कमाने वाले ही कम होंगे, तो घरेलू डिमांड कैसे बढ़ेगी? यही वजह है कि जापान के पास पैसा तो बहुत है, सेविंग्स बहुत हैं, पर उसे देश के अंदर इन्वेस्ट करने के मौके ही नहीं मिल रहे। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां जापान की अर्थव्यवस्था एक तरह से सिकुड़ रही है, वहीं भारत विदेशी पैसे के लिए एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। भारत ही है अगला धमाका। चलिए देखते हैं कैसे। ये तस्वीर देखिए, जापान से बिल्कुल उल्टी। भारत की 65% आबादी 65%, 35 साल से कम उम्र की है।
ये एक बहुत बड़ी युवा वर्कफोर्स है, एक ऐसा बाजार है जो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जो बड़े निवेशक होते हैं ना, वो स्थिरता नहीं ढूंढते, वो ढूंढते हैं अगला बड़ा धमाका, द नेक्स्ट बिग एक्सप्लोजन। और भारत में उन्हें वही पोटेंशियल, वही क्षमता साफ साफ दिखती है। तो अब पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है ना? एक तरफ है जापान, जिसके पास कैपिटल सरप्लस है, पैसा बहुत है, लेकिन आबादी घट रही है। और दूसरी तरफ है भारत, जो कैपिटल का भूखा है और जिसकी आबादी डेमोग्राफिक्स एकदम एक्सप्लोड कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो होनी ही थी, एन इनएविटेबल मैच। तो अब आते हैं अपने असली सवाल पर। क्या हमें जापान से डरने की जरूरत है? क्या भारत की कहानी भी इंडोनेशिया जैसी बन सकती है? अब जब हम दोनों देशों के पुश और पुल फैक्टर्स को समझ चुके हैं, तो चलिए इस डर को भी जरा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। नहीं, भारत 1998 का इंडोनेशिया बिल्कुल नहीं है, और इसके कई ठोस कारण हैं। पहला, हमारा जो एफडीआई है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट सब जगह से आता है। दूसरा, ये जापानी निवेश ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, चीन की तरह वहां की सरकार नहीं। और सबसे जरूरी बात, जापान से सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, साथ में टेक्नोलॉजी भी आ रही है। मेट्रो और बुलेट ट्रेन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे क्रूशल डिफरेंस है, वो है लोन के स्ट्रक्चर में। देखिए, इंडोनेशिया डॉलर के कर्ज के जाल में फंस गया था। मतलब वो कमाते तो अपनी करेंसी रुपया में थे, लेकिन कर्ज चुकाना पड़ता था डॉलर में। अब जैसे ही उनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले गिरी, उनका कर्ज रातों रात कई गुना बढ़ गया। हमारा मॉडल बिल्कुल अलग है। हम जापान से लोन लेते हैं येन में, और क्योंकि जापान में डिफ्लेशन है, तो येन की कीमत अक्सर या तो स्थिर रहती है या गिरती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लोन चुकाने का बोझ बढ़ने के बजाय कभी-कभी तो कम भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये जो साझेदारी है, ये कोई नई नहीं है। 1958 से लेकर अब तक जापान ने भारत को ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत 4.6 ट्रिलियन येन का लोन दिया है। ये वो लोन होते हैं जिन पर ब्याज दर बहुत बहुत कम होती है, और ये सीधे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहे हैं। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, आखिरी बाधा। अगर बाहरी खतरा उतना बड़ा नहीं है जैसा हमने देखा, तो फिर असली रिस्क क्या है? असली जोखिम वो बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने देश के अंदर से ही है। भारत की तरक्की की राह में ना, ये 6 बड़ी रुकावटें हैं, 6 फ्रिक्शंस। पहला, रेगुलेटरी फ्रिक्शन, मतलब धीमी मंजूरी और इतने जटिल नियम के प्रोजेक्ट्स में देरी होती है। दूसरा, जमीन और कानूनी मामले जो सालों साल चलते हैं। तीसरा, स्किल मिसमैच, मतलब हमारे पास युवा तो बहुत है, पर उनके पास जॉब के लिए जरूरी स्किल्स नहीं है। फिर आता है लॉजिस्टिक्स, जो सुधर तो रहा है, पर अभी भी एक बड़ी चुनौती है। पांचवा, हमारे छोटे और मंझले बिजनेस को आसानी से कैपिटल नहीं मिलता। और छठा, पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब नीतियों में अचानक बदलाव, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है। हमारी असली समस्या पोटेंशियल की नहीं, हमारी समस्या इन अंदरूनी रुकावटों की है। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि जापान भारत पर कब्जा कर लेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या भारत अपनी इन अंदरूनी रुकावटों को, इन फ्रिक्शंस को दूर करके एक असली प्रोडक्शन मॉन्स्टर बन सकता है। मौका हमारे सामने है, कैपिटल आ रहा है, लेकिन इस मौके का पूरा फायदा उठाने की जिम्मेदारी अब हमारे अपने सिस्टम पर है।